Hello dear students. Today we are going to discuss Biology class 12th chapter 11 Biotechnology Principles and Processes, and its topic is cloning vectors. I am Manisha Verma, lecturer biology GMSSS आनी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू HP। तो बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। तो हम जो टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने एंजाइम पढ़ लिए। अब दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, वो है क्लोनिंग वेक्टर, जो व्हीकल चाहिए हमें। तो द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड व्हीकल डीएनए। तो सपोज हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई कैरेक्टर है जिसका जीन जो है हम चाहते हैं वो मल्टीप्लाई करे। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, उसमें जो है डिजीज रेजिस्टेंस है, तो उस डिजीज रेजिस्टेंट को हम चाहते हैं कि वो क्वालिटी जो है वो और प्लांट्स में भी आए। तो डिजीज रेजिस्टेंस का जो वो जीन है वो हुआ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अपने जो डिजायर्ड प्लांट है, जिसको हम सुटेबल होस्ट बोलेंगे, उस तक पहुंचाएंगे कैसे? वी नीड सम व्हीकल। कोई गाड़ी हमें चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए जिसके थ्रू हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पर पहुंचाएं। तो उस व्हीकल को, उस गाड़ी को हम बोलेंगे वेक्टर। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर इज इक्वल टू आर डीएनए। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, जीन कैरियर भी कहते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। तो जो हमारे पास देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डीएनए विच आर यूज्ड एज वेक्टर। सबसे पहले है प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफाज डीएनए, डीएनए ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले जो वेक्टर है, दिस आर प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज डीएनए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड के बारे में मैंने पहले भी बताया था। These were discovered by William Hayes and Joseph Lederberg in 1952 in bacterial cells। तो मैंने बताया था कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एडिशनली जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, सर्कुलर, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये जो डीएनए होता है ये स्मॉल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्लोज्ड होता है। तो ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से बाहर एग्जिस्ट करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। तो एक बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मिड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 100 प्लाज्मिड्स तक एक बैक्टीरिया में हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड जो है, इनकी बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी ये है कि दे हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, मीन्स दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दिस क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली ही जो है रेप्लिकेट करते हैं, और साथ ही दे हैव द क्वालिटी टू पास फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। तो ये जो क्वालिटी होती है डीएनए की वन सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने की, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की जो क्वालिटी है वो हमें आरडीएनए बनाने के लिए डिजायरेबल होती है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड which differ from one another in size and composition of gene. They vary in size from 2 kilobars to more than 400 kilobars. तो प्लाज्मिड जो है they are very desirable vectors for transformation. सो अब बात करते हैं एक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला क्लोनिंग प्लाज्मिड है, दैट इज़ PBr322। तो PBr322 जो है इट इज़ रिगार्डेड एज द वर्क हाउस फॉर जीन क्लोनिंग। तो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल वेक्टर है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि डिज़ायरेबल वेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जो कंस्ट्रक्ट किया था 1977 में बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने जो है ये डिज़ाइन किया था, तो इसीलिए इसका नाम है PBr322। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलिवर एंड R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिग्स। साइंटिस्ट के नेम पर इसका नेम है। तो ई कोलाई, इसेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरियम है उसका ये प्लाज्मिड है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स मीन्स ऐसी साइट्स जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करते हैं। तो ये हमारे पास था प्लाज्मिड वेक्टर। फिर दूसरा है हमारे पास बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स। बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स, तो बैक्टीरियोफाजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो अब ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं? तो सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल पे बैक्टीरियोफाज जो इस तरह अटैच हो गया। फिर उसके बाद जो है जो वायरसेस वो इन्फेक्ट कैसे करते हैं सेल को? दे इंजेक्ट देयर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ये इंजेक्ट कर रहे हैं डीएनए को इसमें,
तो अपना डीएनए इन्होंने इसमें डाल दिया। फिर क्या होता है, ये जो डीएनए है, वायरल जो डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन हो जाता है और इसके साथ ही रेप्लिकेट करता है। तो बायोसिंथेसिस फेज में क्या होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो साथ ही साथ क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स भी बनाएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो चुका है वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में, और वो बैक्टीरिया की ही जो वायरल प्रोटीन जो है बैक्टीरिया ही बना रहा है बाय यूजिंग बैक्टीरिया मशीनरी। तो इस तरह से वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं, तो जब जो है इनका बहुत सारे पार्टिकल असेंबल हो जाते हैं, तब क्या होता है, सेल की लाइसिस होती है, सेल बर्स्ट होता है और वायरल पार्टिकल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं लाइटिक पाथवे बैक्टीरियोफाज वायरसेस के मल्टीप्लिकेशन का। तो लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि इनकी ये जो क्वालिटी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, क्योंकि डीएनए इंजेक्ट करने की इनकी जो प्रॉपर्टी है वो यूज की जा सकती है आरडीएनए प्रॉपर्टी में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। और इनको यूज करने में फायदा ये क्या है कि ये दे कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो जो प्लाज्मिड एज अ वेक्टर है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जो हैवी डीएनए अगर फ्रेगमेंट्स हैं तो उनको हम बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स के थ्रू जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी क्या इसमें क्वालिटी है, दे कैन इजीली बी डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स हमें जो है देखना होता है कि कौन से हमारे जो वेक्टर्स हैं जिनमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आया है, किन में नहीं आया है। तो उनको अगर स्क्रीन करना है हमने, तो वो बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स के थ्रू जो वो स्क्रीनिंग जो है वो इजी हो जाती है। तो दीज आर बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स। तो अब हमारे पास है फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। क्या ऐसे फीचर्स होने चाहिए किसी वेक्टर में जो उसे एक आइडियल वेक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव अ रिलैक्स्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओरीसी रीजन। ओरीसी रीजन जो होता है, इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। रेप्लिकेशन का ओरिजिन जो है वो रिलैक्स्ड क्यों होना चाहिए? रिलैक्स्ड मीन्स इट शुड हैव हाई कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर मीन्स ये जो है इसका जो कॉपी नंबर है, जो क्लोनिंग का जो पोटेंशियल है, जो रेप्लिकेशन का पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये हमें जो है हेल्प करेगा इन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? बेसिकली रेप्लिकेट करना, कॉपी बनाना। तो जितना ज़्यादा हाई कॉपी नंबर किसी इसका होगा, क्लोनिंग वेक्टर का होगा, उतना ज़्यादा वो डिज़ायरेबल होगा। तो रिलैक्स्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडर नेचुरल कंडीशन प्लाज्मिड रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस 20 to 30 कॉपीज पर सेल। दिस नंबर कैन बी आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड। Any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. अब जैसे हमारे पास ये है प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ये सीक्वेंस जो यहाँ पर ब्लू कलर में जो सीक्वेंस नजर आ रहा है डीप ब्लू में, दैट इज द ओरीसी रीजन और द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसमें कहीं जो है हमें इंटीग्रेट करना है, ताकि जब रेप्लिकेशन हो तो वो भी रेप्लिकेट हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ रिलैक्स्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। तो in addition to ORI region, the cloning vector requires the presence of a selectable marker to identify and eliminate non-transformants. तो सेलेक्टेबल मार्कर नाम से पता लग रहा है कोई ऐसी चीज़ जो सिलेक्ट की जा सके। तो एक तो हमारे पास होना चाहिए ओरीसी रीजन, और वो भी रिलैक्स्ड ओरीसी रीजन। साथ में कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसे मार्कर्स होने चाहिए ताकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया हो। बाद में जब हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को स्क्रीन करें तो हमें पता लगे कि कौन कौन से वो प्लाज्मिड्स हैं जिनमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, फॉरेन जीन आया है, कौन कौन से ऐसे जिनमें नहीं आया है। तो इस तरह के जो मार्कर है ये वैसा ही है जैसे हम लैंडमार्क्स यूज करते हैं। हम किसी जगह पे जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हम पूछते हैं कि तेरे घर के पास जो है कौन सी ऐसी कोई चीज़ है जिसको कई बार हम बताते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ पर, या कोई ऑफिस है, किस तरह से। तो वो मार्कर्स होते हैं। तो इसी तरह से क्लोनिंग में भी मार्कर्स यूज होते हैं। तो ये मार्कर्स कौन से जीन्स हो सकते हैं? दिस कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यू नो सम बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू सम एंटीबायोटिक्स।
तो इस तरह के जीन्स जो है दे सर्व एज मार्कर्स, genes for production of toxic substances, gene for tumor formation and gene for nitrogen fixation. इस तरह के genes जो हैं they can act as selectable marker. तो अगर हम बात करें ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर की, तो यहाँ पर जो मार्कर्स होते हैं हमारे पास, दीज आर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्प आर जो यहाँ पर है इसका मतलब है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये वो जीन है विच acquires which encodes for the ampicillin resistant property of Escherichia coli। फिर क्लोराम्फिकिनोल, टेट्रासाइक्लिन टेट आर, ये जो रीजन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, उसके रेजिस्टेंस के लिए जो है ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर दी सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। तो ये था हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर। फिर थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें होनी चाहिए रिकॉग्निशन साइट्स, और उनको हम क्लोनिंग साइट्स भी बोलते हैं। तो क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? दीज आर दी साइट्स वेयर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आर देयर, और वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पर्टिकुलर वो वहाँ पर जो है डीएनए को कट करता है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल दिए, इको R1, क्लेवन, हिंड3, बैम H1, सेल1, PVU2, तो ये जो सारे हैं ये अलग अलग एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स है, और बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगर किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की एक वेक्टर में सिंगल रिकॉग्निशन साइट ही हो, क्योंकि अगर सिंगल से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट एक एंजाइम की होगी तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, तो हमें जो है क्लोनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए डिफरेंट एंजाइम की वेक्टर में। एक एंजाइम की एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा वेक्टर जो है वो डिज़ायरेबल होता है। तो जो PBR322 है हमारे पास वो एक ऐसा ही वेक्टर है, इसमें बहुत सारी एंजाइम की आप देख रहे हो देयर आर सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। तो रिकॉग्निशन साइट्स मीन्स द साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट द डीएनए। सो अब जो है हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल टेट आर जीन जो है यहाँ पर बैम H1 जो एंजाइम है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर कट कर दिया, और यहाँ पे हमने अपना फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो अब जब इंसर्ट किया तो अब हम देखेंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, हम कैसे जज करेंगे कि कौन कौन से प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कौन कौन से ऐसे जिनमें नहीं हुआ है। तो अब स्क्रीनिंग कैसे करनी है? तो अब फॉरेन डीएनए हमने कहाँ पे बैम H1 साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जब टेट्रासाइक्लिन जीन को हमने कट कर दिया बीच में से, तो इसका मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसका लॉस हो गया। एक्टिविटी का लॉस हो गया तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो बैक्टीरिया जो हैं वो कल्चर कर रहे हैं हम उनको हम एम्पीसिलिन वाले मीडियम पर ग्रो करेंगे। एम्पीसिलिन वाले मीडियम पे सारे के सारे जो है वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि एम्पीसिलिन जो जीन है दैट इज इंटैक्ट, इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई फॉरेन डीएनए हमने लाइगेट नहीं किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको ट्रांसफ़र करेंगे सारे के सारे बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे। जब हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो जाहिर सी बात है जो रिकॉम्बिनेंट्स हमारे होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स मीन्स ऐसे बैक्टीरियम जिनके अंदर जो है फॉरेन डीएनए आ गया है टेट आर जीन के ऊपर, तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे तो वो जो है उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे उनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, इसलिए वो वहाँ पर इजीली ग्रो करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड्स हैं उनकी सिलेक्शन जो है हो जाएगी। सो इस तरह से जो है हम सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक मीडियम पर जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़्यादातर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो अब यूज़ किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज या आपके पास कलर प्रोड्यूस करने वाला जो मेथड है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिव मेथड टू डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट इज़ अ कलर रिएक्शन। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, एक एंजाइम ई कोलाई में होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम होता है, इट हैज़ एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीन्स एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कलर चेंज करता हो, जिसमें कलर प्रोड्यूस होता हो. तो जब हमारे पास है प्लाज्मिड वेक्टर, ये है फॉरेन डीएनए. तो यहाँ हम देख रहे हैं, इंसर्ट भी हम इसको कहते हैं. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, इसके अंदर जो है वो इंसर्ट चला गया है. यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्ट है लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के बाहर है. यहाँ पर देयर इज नो इंसर्ट. अब तीनों सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, अब इस सिचुएशन में क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो बीच में क्या है, डीएनए इंसर्ट हो गया है. तो अब जो है, अगर हम अपना जो सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर ऐड करेंगे, तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो इट इज़ नॉट मोर फॉर देयर फॉर चेंजिंग द कलर. इसलिए वहाँ पर वो जो सबस्ट्रेट है इट विल प्रोड्यूस नो कलर. तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनकी कॉलोनीज जो है वाइट ही नज़र आएंगी. फिर दूसरे केस में यहाँ पर क्या है, इंसर्ट तो हुआ है लेकिन वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर नहीं हुआ है. तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप नहीं हुई है. तो इट विल प्रोड्यूस कलर, द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इट विल प्रोड्यूस कलर एंड ब्लू कॉलोनीज विल बी जनरेटेड. और यहाँ पर प्लाज्मिड बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई इंसर्ट नहीं है इसमें, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इंटैक्ट है. तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कॉलोनीज बनेंगी. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जब हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है वो लॉस हो रहा है उसका. चाहे हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बात की, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की बात की, या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की. तो इस तरह से जो इनएक्टिवेशन होता है एंजाइम का उसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो इस तरह से ब्लू और वाइट कॉलोनी से जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो उनकी स्क्रीनिंग जो है हो जाती है. तो फिर बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी कुछ जो है हमारे पास वायरसेस और बैक्टीरिया जो है यूज़ होते हैं. तो जैसे अगर पहले बात करूं मैं, सॉइल इनहेबिटिंग प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो ब्रॉड लीव्ड क्रॉप्स होती हैं जैसे टमाटो, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कॉटन है, इनमें ये गॉल्स प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर्स प्रोड्यूस करता है. तो इस बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, इट हैज़ अ टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ये जो प्लाज्मिड है ये गॉल्स कॉज करता था प्लांट सेल्स में. कैसे, जो आपके पास ये बैक्टीरिया है ये अपने टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देता है इनटू होस्ट प्लांट सेल. तो टीआई प्लाज्मिड में एक ऐसा जीन होता है टीडीएनए विच कॉजेस ट्यूमर्स. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टीडीएनए है इट इज़ एबल टू इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द प्लांट सेल. तो इसीलिए यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र हो रहा था विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट. तो इसे प्लांट का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है. ग्रोबैक्टीरियम को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट ने जब ये देखा कि इस तरह से कोई टीआई प्लाज्मिड है जो अपने आप जो इंसर्ट हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस क्वालिटी को अपने टारगेट प्लांट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए यूज़ किया जाए. तो अब जो है ऐसा वर्जन तैयार कर दिया गया उस प्लाज्मिड का जिसमें से वो ट्यूमर फॉर्मिंग जीन जो है वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसमें क्या है, वो ट्रांसफ़र होने की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईजिली जो है कैरी करता है और प्लांट विद न्यूट्रिएंट वी कैन फॉर्म. तो इसी तरह से एनिमल्स में अगर बात करें तो देर आर सर्टन रेट्रोवायरसेस. तो रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, जैसे एड्स वायरस होता है, ये वायरसेस में होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से डीएनए बना देते हैं. तो ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो इंजेक्ट दियर डीएनए इनटू एनिमल सेल्स. तो उन सेल से उनसे भी जो है उनकी भी डिजीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म करके उनकी जो डीएनए इंट्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी उसको भी यूज़ किया जा रहा है. तो दीज आर दी वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. So this was all about cloning vectors.